नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन बताया था और ये क्वेश्चन आपका एसी सिद्धांत पर है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से। जहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पावर ट्रिंगल में कौन से 3 घटक होते हैं? इसमें 3 घटक आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है ट्रू पावर, इसके बाद रिएक्टिव पावर होता है और एक होता है अप्रेंट पावर। ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जो आपका ट्रू पावर होता है उसको बेस बोला जाता है और जो रिएक्टिव पावर होता है उसको साथियों वीएआर के अंतर्गत जाना जाता है। और एक और मैंने आपको बताया ऑपरेंट पावर जो कि वीए होता है। तो ये आपका जो सही देखने को मिलता है ऑप्शन में, वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर और ऑपरेंट पावर, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक एसी जनरेटर का आउटपुट कौन या कैसा होता है? देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो केवल एसी वाला, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवर्तक वोल्टेज। इसलिए यहाँ पर आवर्तक वोल्टेज हम यहाँ पे सही मारेंगे, क्योंकि एसी जनरेटर की जो संरचना होती है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि एक एसी जनरेटर का आउटपुट कैसा होता है? तो आवर्तक वोल्टेज होता है। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा जा रहा है एसी का एक चक्र कितने रेडियन में पूरा होता है? देखिए, एक जो चक्कर होता है वो एसी का वो 360 होता है एक चक्कर लगाने में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेडियन में पूरा करना है, तो 2 पाई रेडियन में आपका पूरा होगा। और यहाँ पे 2 पाई रेडियन आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी में। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है साथियों? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी की इकाई क्या होती है? क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी इकाई जो होती है ओम होती है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, वोल्ट, एम्पियर और हर्ट्ज, तो ये अलग अलग यहाँ पे होते हैं, उनकी इकाई होती है। लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो इकाई होती है वो ओम होती है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। ये रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट में 90 अंश का फेज अंतर हो तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो उस समय पावर फैक्टर आपको शून्य देखने को मिलेगा। शून्य यहाँ पर हम इसलिए सही मारेंगे क्योंकि पावर फैक्टर का जो सूत्र होता है पीएफ बराबर आपका होता है कास थीटा, जो कि कास इसमें 90 अंश होता है। तो इसमें कोई भी यहाँ पे रियल पावर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम शून्य मारते हैं। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरएमएस मान का सही सूत्र क्या है? साइन वेव के लिए पूछा जा रहा है। तो इसमें सही सूत्र होता है वो आपका भी आरएमएस बराबर होता है 0.707 गुणे भी मैक्स। और यहाँ पे जो आपको सही देखने को मिलता है वो आपका ऑप्शन ए में ही देखने को मिलता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका 0.7 कैसे आया इसको भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आरएमएस का जो सूत्र होता है, आरएमएस का, ये बराबर आपका होता है भी मैक्स अपान अंडर रूट टू। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका 0.707 मैक्स आ जाएगा। और वही क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है, तो हम यहाँ पे जो सही मारेंगे वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी का क्या होता है?
ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो एक्सी हमेशा क्या होता है, उस समय घटता है, क्योंकि हमारा एक्सी का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2π FC। ध्यान रखिएगा। तो इसमें यदि आप एफ का मान बढ़ाते हैं तो जो एक्सी है उसका मान घटेगा। और उसी चीज को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्सी पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या होता है, तो ये घटता है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में साथियों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में करंट किससे पीछे रहता है। तो ये आपका जो पीछे रहता है या कितने पीछे रहता है, तो ये आपका 90 अंश होता है, 90 अंश आपका होता है। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, क्योंकि प्योर जो इंडक्टिव सर्किट होता है इसका संबंध होता है करंट जो होता है इसमें लैग होता है वोल्टेज के, जो कि 90 अंश पे होता है। और वही चीज पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी यहाँ पे दिया गया 0 अंश, तो 0 अंश तो आपका फिर जो डिफरेंस होता है वो भी आपका नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे 180 अंश यहाँ पे डी दिया गया, तो 180 अंश का मतलब ये हुआ कि ये उल्टी दिशा में है। तो उल्टी दिशा का यहाँ पे कोई बात ही नहीं किया गया क्वेश्चन में, तो ये हमारा वैसे ही गलत है। केवल आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रू पावर की इकाई क्या है। ट्रू पावर की यदि इकाई की बात करें तो इसमें आपका वाट ही आता है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रू पावर जो होता है उसको पी से इंडिकेट किया जाता है, और पी की जो यूनिट होती है वो वाट होती है पावर की। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया VAR, तो ये तो आपका रिएक्टिव पावर होता है, इसकी यूनिट होती है। और यहाँ पे जूल यहाँ पे दिया गया है, तो जूल ऊर्जा की यूनिट है, सबको मालूम होना चाहिए। इसमें आपका जो सही होगा केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है, यदि एक सर्किट का पावर फैक्टर 1 है तो इसका मतलब क्या है। देखिए, यदि पावर फैक्टर 1 है मतलब कोई भी इसमें फेज डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब यही है, मतलब कि सर्किट जो है वो आपका प्योरली रिएक्टिव है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो ए ऑप्शन दिया गया केवल रिएक्टेंस है, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया केवल रिएक्टेंस है, तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर तब वहाँ पे शून्य आपको देखने को मिलेगा केवल यदि रिएक्टेंस की बात होती है। तो एक यहाँ पे नहीं होता, शून्य हो जाता है। तो इन सभी चीजों को भूल जाइए, केवल आपका जो सही होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 50 हर्ट्ज एसी की टाइम पीरियड क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे टाइम पीरियड की बात किया गया कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्वेश्चन तो काफी इजी है, बस आपको यहाँ पे देखना है इसमें दिया क्या गया है। तो 50 हर्ट्ज यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, सवाल जो है इसमें आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो इसका सूत्र होता है T बराबर 1/F, और यफ का मान 50 हर्ट्ज दिया गया, तो 1 बटे जब आप 50 करेंगे तो टी का मान दशमलव में आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। और यहाँ पे 0.2 जो आपको देखने को मिलता है, ये आपका ऑप्शन में ए देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से कितने डिग्री आगे होता है। यदि बात करिए कितने डिग्री आगे होता है, तो ये 90 अंश से आगे होता है साथियों। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्योर कैपेसिटिव में जो करंट होता है वो लीड वोल्टेज होता है, तो ये 90 अंश क्या होता है, आगे होता है। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि एसी की फ्रीक्वेंसी घटा दी जाए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का क्या होगा। तो ये यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव ये पड़ेगा क्योंकि हमारा एक्सएल का जो सूत्र होता है, सूत्र हमारा ये होता है 2πfl, 2πfl होता है। तो ये एफ यदि घटाया जाए तो एक्स क्या होता है, एक्सएल यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन बढ़ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने इतने ही क्वेश्चन कवर किया था जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।